नमस्कार दोस्तों। अगर मैं आपसे कहूं कि आपको एक मौका दिया जाता है भारत की फॉरेन पॉलिसी को बनाने का, जो विदेश नीति होती है उसके आप आर्किटेक्ट बन सकते हो, तो आप क्या चाहोगे? आप यही चाहोगे कि पूरा विश्व जो है वो भारत को सम्मान करे, भारत का ज़्यादा से ज़्यादा देशों के साथ संबंध हो, अच्छे संबंध हो। यही एक मूलभूत चीज़ें होती हैं किसी भी फॉरेन पॉलिसी के लिए। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं कि जब से चाइना के अंदर 2013 से शी जिनपिंग चाइना के राष्ट्रपति बने हैं, क्यों उनकी जो एग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी है वो पूरी तरह से फेल कर गई है, इसके कई सारे कारण मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं हूं अंकित अग्रवाल और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर पीडीएफ आपको फेसबुक पर तो मिलेगी ही, प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। ध्यान रखिएगा, इसमें 35,000 से ज़्यादा मेंबर्स हैं, यही वाला चैनल ज्वाइन करिएगा। और अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है। स्टडी IQ लाया है आपके लिए स्मार्ट कोर्सेज, जिसके थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा जानकारी दे देता हूं शी जिनपिंग के बारे में। तो मैं आपको ज़्यादातर लोगों को लगता होगा कि ये डायरेक्टली प्रेसिडेंट बने थे, लेकिन मैं बता दूं इनके प्रेसिडेंट बनने से पहले जो चाइना के राष्ट्रपति थे हु जिनताओ, उनके कार्यकाल में ये वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं। और आगे चलकर 15 नवंबर 2012 को यहां पर जनरल सेक्रेटरी का पद दिला दिया गया था शी जिनपिंग को इन दी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। और कुछ ही महीनों के बाद, दैट इज 14 मार्च 2013 को ये जो राष्ट्रपति का पद है चाइना का, वो ये संभाल लेते हैं। तो मैं यहां पर आपको सबसे पहले बता दूं कि ये जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना है उनके द्वारा नेशनल कांग्रेस आयोजित कराया जाता है। तो 17th नेशनल कांग्रेस के टाइम यहां पर शी जिनपिंग को चाइना का नेक्स्ट लीडर ऑलरेडी घोषित कर दिया गया था। और जैसे ही ये अनाउंसमेंट आया, उसके बाद से जो भी यहां पर प्रकरण रहा है शी जिनपिंग का, वहां पर आप देखेंगे कि फॉरेन पॉलिसी उन्होंने काफी तेजी से एग्रेसिव तरीके से अपनाया है। जैसे ही उनके बारे में अनाउंस किया गया राष्ट्रपति पद का, वो अलग अलग कंट्रीज सबसे पहले उन्होंने ट्रैवल किया आफ्टर बिकमिंग पार्टी जनरल सेक्रेटरी इन 2012। एंड मैंने आपको ऑलरेडी बताया 2013 में वो राष्ट्रपति बने। उन्होंने बेसिकली क्या किया, जितनी भी फॉरेन पॉलिसी से चीजें रिलेटेड थी उसको सेंट्रलाइज करने की कोशिश की, हर एक चीज अपने अंडर लेने की कोशिश की। इनफैक्ट उन्होंने राष्ट्रपति बनते ही एक ग्रुप बनाया जिसका नाम था सेंट्रल लीडिंग ग्रुप ऑन फॉरेन पॉलिसी, जिसके थ्रू जितने भी इंपॉर्टेंट डिसीजन थे वो यहां पर लिए जाते थे। और आगे चलकर इस ग्रुप को 2018 में मर्ज भी कर दिया गया। एक ऑलरेडी पावरफुल बॉडी थी जिसका नाम है सेंट्रल फॉरेन अफेयर्स कमीशन, जो कि ऑलरेडी हेड किया जा रहा था उनके द्वारा। मतलब आप इससे देख सकते हो कि यहां पर जो फॉरेन पॉलिसी से रिलेटेड जितनी चीजें हैं उसको सेंट्रलाइज करने की कोशिश की, ताकि जितने भी इंपॉर्टेंट डिसीजंस हैं वो इन्हीं के द्वारा लिए जाएं। और ऐसा देखा गया कि पोस्ट डेंग एरा बेसिकली यहां पर डेंग जियाओपिंग की मैं बात कर रहा हूं, जो कि राष्ट्रपति रह चुके हैं 1978 से लेकर 1989 तक। ठीक है, तो उनके द्वारा, डेंग जियाओपिंग के द्वारा बहुत ही एग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी अपनाई गई थी। और उसके बाद से देखा गया कि शी जिनपिंग के द्वारा इतनी एग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी अपनाई जा रही है। अब ये मैं बार बार एग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी के बारे में क्यों कह रहा हूं, इसके मैं आपको कुछ ऐसे एग्जांपल्स देता हूं। जैसे कि आपने सुना होगा बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। ये एक बहुत ही बड़ा और सबसे बड़ा मैं कहूंगा चाइना का अभी तक का एम्बिशियस प्रोजेक्ट रहा है, जिसके थ्रू चाइना यहां पर मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च करने वाला है अलग अलग देशों में। आप देख सकते हैं सेंट्रल एशिया हो, साउथ ईस्ट एशिया हो, यहां से लेकर लैटिन अमेरिका तक चाइना चला गया है। और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के थ्रू यहां पर काफी हैवी इन्वेस्टमेंट करा जा रहा है। और ऑलरेडी जो चाइना के पास रिजर्व था वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा था, $4 ट्रिलियन से भी ज्यादा रिजर्व हो गया था। आई थिंक 4 ट्रिलियन से ज्यादा नहीं, इसी के आसपास था, जो कि अभी घटकर करीब $3 ट्रिलियन पर आ गया है। तो ऑलरेडी चाइना के पास इतना ज्यादा रिजर्व था जिसके थ्रू ये काफी ज्यादा अफोर्ड कर सकता था अलग अलग देशों में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। दूसरा यहां पर मैं बताऊं तो शी जिनपिंग के कार्यकाल में ही पहली बार चाइना ने फर्स्ट ओवरसीज मिलिट्री बेस बनाया अफ्रीका में। आप देख सकते हो जिबौती नाम का, अगर आपने अफ्रीका का मैप देखा होगा तो उसमें जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका है, यहां पर एक छोटा सा देश है जिबौती, तो वहां पर पहला ओवरसीज मिलिट्री बेस बनाया जाता है चाइना के द्वारा, जो कि अगेन एक काफी एग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी को दर्शाता है। दूसरा मैं आता हूं साउथ चाइना सी के ऊपर। यहां पर अक्सर आप सुनते होंगे चाइना और बाकी देशों के साथ काफी कन्फ्रंटेशन देखने को मिलता है। तो यहां पर शी जिनपिंग के टाइम पे मिलिटराइजेशन करने की कोशिश की गई। आप खुद सोच के देखिए, एक देश यहां पर है और जो इंटरनेशनल नॉर्म्स हैं वो क्या कहते हैं कि इस बॉर्डर से लेकर 200 नॉटिकल माइल्स तक जो
एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है वो उस कंट्री के अंडर आता है। लेकिन चाइना ने बेसिकली क्या किया, अलग अलग यहां पर जगह पर जो आइलैंड्स हैं वो क्रिएट करने की कोशिश की, आर्टिफिशियल आइलैंड, और यहां पर ये 9 डैश लाइन बना दिया और कह दिया कि ये जो पूरा वाटर बॉडी है ये चाइना के अंडर आता है। तो आप देख सकते हैं ये 9 आपको डैश मिलेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 डैश, इसी को कहा जाता है 9 डैश लाइन। अब आप सोच के देखिए इसके आसपास के जो देश हैं, चाहे वियतनाम की बात करिए, फिलीपींस की बात करिए, मलेशिया और इंडोनेशिया की बात करिए, सभी लोगों ने काफी ज्यादा यहां पर क्रिटिसाइज किया चाइना को लेकर। तो आप क्लियरली देख सकते हो कि साउथ चाइना सी में यहां पर अगेन बहुत ही एग्रेसिव पॉलिसी अपनाई गई थी शी जिनपिंग के द्वारा। नेक्स्ट यहां पर ताइवान की बात करिए, तो ताइवान अपने आप को ऑलरेडी एक अलग देश मानना चाहता है, लेकिन चाइना ने इसको अलाउ नहीं किया है। काफी टाइम से आप देख सकते हैं चाइना 1 नेशन 2 पॉलिसी के हिसाब से यहां पर बढ़ता है। तो अगेन ताइवान के साथ इवन आपने रिसेंटली जो भारत और चाइना के बीच में कन्फ्रंटेशन देखा है बॉर्डर पर, तो वहां पर भी आप देख सकते हैं ताइवान ने खुलकर भारत को सपोर्ट किया है। नेक्स्ट यहां पर मैं बात करता हूं पिछले 3 सालों में अगर आप देखिए तो चाइना और भारत के बीच में यहां पर जो ट्रूप्स हैं, आर्मीज हैं, उनके बीच में ऑलरेडी काफी बड़ा स्टैंड ऑफ हम देख चुके हैं। एक आपने देखा होगा 2 साल पहले जो डोकलाम में हमें देखने को मिला था, और अभी रिसेंटली हमें यहां पर गलवान वैली पर देखने को मिल रहा है। तो अगेन जो भारत के साथ रिलेशन है उस पर भी चाइना ने काफी तेजी से एग्रेसिव पॉलिसी अपनाने की कोशिश की है, रादर देन बीइंग मोर फ्रेंडलियर टू द नेबरिंग कंट्री। अब इसमें एक सवाल उठता है कि इससे चाइना को फायदा क्या हुआ? चाइना ने इतना एग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी अपनाया, तो जो चाइना का जो मेन एम था क्या वो उसमें सक्सीड हुआ? देखिए यहां पर हम कुछ क्लू ले सकते हैं। चाइना का अगर सबसे बड़ा, अगर मैं कहूं काउंटर पार्ट, वो इस समय कौन है? वो है आपका यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो अगर चाइना का एक बहुत बड़ा एम था कि जो यूएसए है वो अपने रोल को इस पूरे रीजन से हटा दे, क्योंकि यूएसए का अलग अलग देशों के साथ आप काफी पुराना संबंध देखोगे, लेकिन यहां पर चाइना चाहता था कि यूएसए का जो रोल है इस पूरे रीजन में, चाहे भारत से लेकर आप साउथ एशिया की बात करिए या फिर साउथ ईस्ट एशिया की बात करिए, चाइना चाहता था कि यूएस अपना रोल यहां से हटा दे। लेकिन जिस तरह की एग्रेसिव पॉलिसी अपनाई गई है यहां पर यूएस के द्वारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, इन्वेस्टमेंट है, उसको और भी ज्यादा दुगुना कर दिया गया है। तो यहां पर जो चाइना सोच रहा था वो सक्सीड नहीं हुआ है इसमें। अगर यहां पर चाइना सोच रहा था कि जो यूएस की मिलिट्री कैपेबिलिटी है वो इस रीजन से हट जाए, तो आपने रिसेंटली देखा होगा किस तरह से साउथ कोरिया के साथ यूएसए खड़ा हुआ है, या फिर फिलीपींस की बात करिए, तो हर जगह आपको देखने को मिलेगा कि जो चाइना चाहता था कि यूएस को यहां से हटाया जाए, लेकिन बीजिंग की असर्टिवनेस की वजह से यहां पर यूएस ने वापस से काफी बड़ा रोल प्ले करना स्टार्ट कर दिया है। इसके मैं आपको 2 बहुत बड़े एग्जांपल बताता हूं। आपने देखा होगा, इसके बारे में सुना है, क्वाड स्ट्रैटेजिक रिलेशनशिप। इसके अंदर यूएस हो गया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और इंडिया, ये 4 देश एक साथ मिलकर आए हैं। यहां पर आप देख सकते हो, इधर है आपका ये चाइना, ये है हमारा भारत, और यहां पर आप देख सकते हो ऑस्ट्रेलिया, इधर है आपका यूएसए, और यहां पर है आपका जापान। तो यहां पर 4 देश बेसिकली चाइना को यहां पर काउंटर करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये 4 देशों का एक साथ आना बेसिकली क्यों था? इट इज मेनली बिकॉज ऑफ चाइनाज एग्रेसिवनेस फॉरेन पॉलिसी। यहां पर आप फिलीपींस का भी एग्जांपल ले सकते हैं। फिलीपींस में भी अगर आप देखेंगे तो यहां पर ऑलरेडी यूएस के साथ एक काफी बड़ा पैक्ट हो रखा था, मिलिट्री पैक्ट हो रखा था। यह है आपका यहां पर फिलीपींस और यूएसए, इन दोनों के बीच में काफी बड़ा एक मिलिट्री पैक्ट हो रखा था, और फिलीपींस इस मिलिट्री पैक्ट को हटाना चाहता था। लेकिन क्योंकि चाइना ने अपना यहां पर रोल काफी ज्यादा बढ़ा लिया, जिसकी वजह से जो फिलीपींस अपना मिलिट्री पैक्ट खत्म कर रहा था यूएसए के साथ, उसको कैंसिल कर दिया गया है फॉर द टाइम बिंग। तो अगेन इसका मेन कारण क्या है? इट इज द मेनली बिकॉज ऑफ चाइनाज एग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी। सिर्फ इसी रीजन में नहीं, मैं आपको आउटसाइड एशिया पैसिफिक की भी अगर बात करूं, स्पेशली यूरोपियन यूनियन के पर्सपेक्टिव से, तो वहां पर भी अगर आप देखेंगे चाइना ने जिस तरह से अटेम्प्ट किया कि अपने फ्रेंडशिप को आगे बढ़ाया जाए, लेकिन उसमें भी वो फेल हुआ है। स्पेशली पिछले साल अगर आपको याद हो तो यूरोपियन यूनियन ने चाइना को लेबल कर दिया था एज अ सिस्टमिक राइवल। यहां पर आप ये पर्टिकुलर न्यूज़ देख सकते हो, इस पर्टिकुलर आर्टिकल में, यूरोपियन यूनियन स्लैम्स चाइना एज सिस्टमिक राइवल एज ट्रेड टेंशन राइजेस। तो अगेन यहां पर भी यूरोपियन यूनियन को एक तरह से लगता है कि चाइना की जो पॉलिसी है वो उनके लिए लाभदायक नहीं होगी।
इवन मैं अगर ब्रिटेन के पर्सपेक्टिव से बात करूं, यूनाइटेड किंगडम, तो उन्होंने पहले यहां पर वावे को ऑलरेडी अलाउ कर दिया था 5G इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, लेकिन रिसेंटली ऐसी न्यूज़ सामने आ रही है, रिपोर्ट सामने आ रही है कि ब्रिटेन ने यहां पर रिकंसिडर स्टार्ट किया है कि क्या उसको वावे को अलाउ करना चाहिए कि नहीं उनके देश में 5G इंफ्रास्ट्रक्चर लगाने के लिए। इनफैक्ट आपने रिसेंटली देखा होगा चाइना के द्वारा हांगकांग में काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव रुख अपनाया है, और इसको देखते हुए एक लॉ लेकर आया था चाइना, दैट इज रिलेटेड टू नेशनल सिक्योरिटी लॉ फॉर हांगकांग, जिसको देखते हुए आपने मैसिव प्रोटेस्ट देखा होगा हांगकांग में रिसेंटली। और इसी को देखते हुए जो ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर हैं बोरिस जॉनसन, उन्होंने अनाउंस कर दिया कि हांगकांग के अगर लोग चाहते हैं ब्रिटेन में आना, इंग्लैंड में आना, तो उनका स्वागत है। और उनका मानना था कि करीब 3 मिलियन, दैट इज 30 लाख लोगों, हांगकांग के रेसिडेंट्स को वहां पर एलिजिबल हो जाएंगे ब्रिटिश पासपोर्ट्स के लिए, और आगे चलकर वो ब्रिटेन की सिटीजनशिप भी ले सकते हैं। तो यहां पर हांगकांग को डायरेक्टली ब्रिटेन के अंदर लाया जा रहा है, यहां पर एक साथ लिया जा रहा है, क्योंकि आपको याद होगा कि ब्रिटेन का ही रूल था 1999 के पहले हांगकांग में। इसीलिए आप देख सकते हैं कि चाइना ने जो भी किया है यहां पर उसका अलग रिस्पॉन्स आपको देखने को मिल रहा होगा। अब मैं आता हूं दोस्तों, यहां रिसेंटली जो कोरोना वायरस का पूरा एपिसोड हुआ है, कोरोना वायरस क्राइसिस को भी अगर आप पर्सपेक्टिव में लेंगे तो यहां पर चाइना के खिलाफ बहुत सारे देश चले गए हैं, क्योंकि यहां पर ऐसा मानना है लोगों का कि जो पूरा विश्व इस समय सफर कर रहा है, इट इज मेनली बिकॉज ऑफ पुअर गवर्नेंस इन चाइना। चाइना जो है वो सेफ्टी से ज्यादा सीक्रेसी पर ज्यादा ध्यान देता है, वैल्यू देता है सीक्रेसी को। यहां पर अगर चाइना पहले ही चीजों को रिवील कर देता तो आज जिस तरह से पूरा विश्व सफर कर रहा है कोरोना वायरस पैंडेमिक की वजह से, वो शायद आज हमें ये दौर नहीं देखना पड़ता। इनफैक्ट चाइना सिर्फ यहीं पर नहीं रुका, चाइना ने काफी ज्यादा अटेम्प्ट किया कि जिस तरह से यहां पर पूरे विश्व में उसकी बदनामी हो रही है, तो ये जो पूरा मैसेजिंग है इसको यहां पर कंट्रोल किया जाए। लेकिन यहां पर यूरोपियन यूनियन में चाहे बात करिए या फिर साउथ एशिया में कहीं भी अगर वो कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था पूरे मैसेजिंग को, उसमें भी वो काफी ज्यादा बैकफायर हुआ है। इसमें भी अगेन चाइना की ही बदनामी हुई है। स्पेशली यहां पर मैं ऑस्ट्रेलिया का कॉन्टेक्स्ट लेना चाहूंगा। आपने देखा होगा रिसेंटली किस तरह से यहां पर जब ऑस्ट्रेलिया ने बोला कि एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए कि कोरोना वायरस के ओरिजिन को लेकर, इसको देखते हुए चाइना ने काफ़ी ज़्यादा बुलिंग स्टार्ट कर दी ऑस्ट्रेलिया के साथ। सबसे पहले यहाँ पर चाइना ने क्या किया, टैरिफ लगा दिया जितने भी वो इंपोर्ट कराता था ऑस्ट्रेलिया से, जैसे कि बीफ हो गया, बार्ले हो गया, इस तरह की चीज़ों पर वो टैरिफ लगाना स्टार्ट कर दिया। और चाइना सिर्फ यहीं पर नहीं रुकता है, चाइना ने फर्दर क्या किया, जो चाइनीज सिटीजन्स, जो स्टूडेंट्स हैं वो ऑस्ट्रेलिया में पढ़ने जाते थे, उनको यहाँ पर जाने से मना कर दिया और कहा कि आपको ऑस्ट्रेलिया नहीं जाना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें अगेन यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया को प्रूव हो गई कि चाइना एक रिलायबल और ट्रस्टेबल पार्टनर नहीं हो सकता है। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं तो 1 महीने पहले की ही बात है कि करीब 12 देश के पॉलिटिशियंस एक साथ आए थे, जैसे कि आप देख सकते हैं ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, चेक रिपब्लिक, जर्मनी, इटली, इतने सारे देश के जो पॉलिटिशियंस हैं वो एक साथ आए और उन्होंने एस्टैब्लिश किया इंटर पार्लियामेंट्री अलायंस ऑन चाइना। बेसिकली इसका मकसद ये था कि जितना भी पूरे विश्व में कोऑर्डिनेटेड एफर्ट चल रहा है चाइना का जो रुख रहा है उसके खिलाफ, तो उसको एक साथ किया जाए और उसको ज़्यादा बेटर तरीके से यहाँ पर पूरे विश्व के सामने लाया जाए, ताकि जो सही चेहरा है यहाँ पर चाइना का वो पूरे विश्व को दिखाया जा सके। और शी जिनपिंग के पहले अगर आप देखेंगे तो ऐसा कभी भी ऐसा नहीं हुआ चाइना के साथ कि इतने सारे देश यहाँ पर, इंपॉर्टेंट देश, ये छोटे देश नहीं है, एक बड़े देश हैं, पावरफुल देश हैं, उनका यहाँ पर एक साथ आना और इस तरह से चाइना के अगेंस्ट बोलना, ये शी जिनपिंग के कार्यकाल के पहले नहीं हुआ था। इनफैक्ट मैं यहाँ पर चाइना और भारत का जो बॉर्डर का डिस्प्यूट है इसको यहाँ पर पर्सपेक्टिव में सामने लाना चाहूँगा। तो आपने रिसेंटली देखा होगा दोस्तों, स्पेशली यहाँ पर जब हमारे 20 जवान वीर गति को प्राप्त हो गए हैं, चाइना ने जिस तरह का एग्रेशन दिखाया है गलवान वैली में, इसकी वजह से आप सोच के देखिए कितना बड़ा एक गैप क्रिएट हो गया है फर्दर दोनों देशों के बीच में। जितने भी अभी तक एग्रीमेंट हुए हैं, चाहे 93 की बात करिए, 96 की बात करिए, 2013 की बात करिए, सारे जो एग्रीमेंट हैं वो साइड हो चुके हैं। जितनी भी अभी टॉक्स हुई थी, पिछले साल की बात है कि चाइना के प्रेसिडेंट को वेलकम किया गया था मामलापुरम में, लेकिन ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं एक तरह से फीकी पड़ती हुई दिखती हैं, क्योंकि जिस तरह का रुख रहा है और एक तरह से यहाँ पर जो भारत के देशवासी हैं, लोग हैं, उनको काफ़ी दूर कर दिया है चाइना से। और वापस से इस इतने बड़े गैप को फिल करने में ना जाने अब कितने सालों लग जाएंगे, क्योंकि ये जो रुख रहा है चाइना का बॉर्डर पर रिसेंटली, वो किसी को भी पसंद नहीं आया। लास्ट में कंक्लूजन में मैं बस यही कहूँगा कि जो चाइना में
शी जिनपिंग आए हैं जब से प्रेसिडेंट बनकर, उनका जो मेन एम रहा है कि पूरे इंटरनेशनल बॉर्डर को यहाँ पर रीराइट कर सकें, जितनी भी इंटरनेशनल मीटिंग्स होती हैं सारी चीज़ों को यहाँ पर फिर से चाइना के पक्ष में कर सकें, वो पूरी तरह से फेल हुआ है, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी इतने सारे रीजंस बताए हैं। नेक्स्ट यहाँ पर उन्होंने जो चाहा था कि नए फ्रेंड्स बने, उसमें भी चाइना फेल रहा है। और लास्ट में जो चाइना का मेन मकसद था कि यूएस को उनके अलाइज के साथ दूर किया जाए, ऐसा नहीं हुआ है। इनफैक्ट यहाँ पर जो यूएस और अलाइज हैं उनके, उनमें आपस में और भी ज़्यादा बॉन्डिंग आई है। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल यूएस और भारत की पार्टनरशिप आप देख सकते हो। यूएस और भारत का एक साथ आना, ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा कारण है बिकॉज ऑफ चाइना। ऑल्दो यहाँ पर चाइना के जितने भी एम्बेसडर्स हैं, चाइना के जितने भी डिप्लोमेट्स हैं, वो इन सारी चीज़ों को डिसमिस कर सकते हैं। आजकल काफ़ी ज़्यादा ट्विटर पर भी ट्रोलिंग की जा रही है, चाइनीज़ अथॉरिटीज़ के द्वारा प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है पूरे विश्व भर में। लेकिन ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं फर्दर इंडिकेट करती हैं कि चाइना कैनॉट बी अ रिलायबल एंड ट्रस्टेड फ्रेंड। तो आई होप दोस्तों ये जो पूरा वीडियो था रिगार्डिंग फॉरेन पॉलिसी ऑफ शी जिनपिंग रिलेटेड टू चाइना एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, यहाँ पर ये क्यों फेल हुआ है, आपको इसके बारे में जानने को मिला होगा। अगर आप मुझसे इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं, कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं, तो आप स्टडी IQ ऐप पर जा सकते हैं, यहाँ से आप परचेज कर सकते हो। किसी भी इंक्वायरी के लिए आप मुझसे डायरेक्टली इंस्टाग्राम पर जुड़िए, यहाँ पर भी मैं डेली एक MCQ डालता हूँ, आप जाकर डायरेक्टली प्ले कर सकते हैं स्टोरीज में। मेरे वीडियो की प्लेलिस्ट यहाँ पर मिल जाएगी। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।